नमस्कार दोस्तों, आज है 15 अक्टूबर। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरों को। उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कहां से देख रहे हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत में EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़ा बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे अब कर्मचारी को अपने पैसे तक आसान पहुँच मिलेगी। पहले जहाँ PF खाते से पैसे निकालने के लिए कई जटिल नियम और लंबी प्रक्रिया होती थी, वही अब सरकार ने इन नियमों को सरल बना दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब सदस्य अपने PF खाते से जरूरत पड़ने पर 100% तक राशि निकाल सकते हैं। यानी अब किसी बड़ी आर्थिक मकान बनाने या मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में कर्मचारी को अपने ही पैसे के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। पहले PF निकासी के लिए करीब 13 तरह के शर्तें और नियम लागू थे, जिनमें से कई काफी जटिल थे, लेकिन अब इन्हें घटाकर सिर्फ 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है, जिनमें व्यक्तिगत जरूरतें, आवास संबंधी जरूरतें और विशेष परिस्थितियां शामिल है। इस बदलाव से लोगों को अपने पैसों तक अधिक नियंत्रण मिलेगा और जरूरत के समय आर्थिक सहायता जल्द मिल सकेगी। इसके साथ ही सेवा की न्यूनतम अवधि की शर्त भी बदल दी गई है। अब केवल 12 महीनों काम करने वाले कर्मचारी भी निकासी के पात्र होंगे, जबकि पहले लंबा समय पूरा करना जरूरी था। हालांकि सरकार ने कुछ सुरक्षा उपाय भी रखे हैं, ताकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के पास कुछ फंड सुरक्षित रहे। इसलिए खाते में एक न्यूनतम राशि बनाए रखना आवश्यक होगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी और देश की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। EPF संगठन ने भी ऑनलाइन प्रक्रिया को और आसान बनाया है, ताकि सदस्य बिना किसी परेशानी के अपने पैसों की निकासी कर सके। इस फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि अब कर्मचारी भविष्य निधि सिर्फ बचत या साधन नहीं, बल्कि जरूरत के समय आर्थिक सुरक्षा का मजबूत जरिया साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ मामले में CBI जांच के आदेश दिया है। जो हादसा 27 सितंबर 2025 को हुआ था, जब अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवी के किरैली में भीड़ से भगदड़ मची। इस घटना में 41 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए थे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था, आपको याद ही होगा। तो इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जाँच निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए, इसलिए CBI को सौंपा गया। जाँच पर निगरानी के लिए सेवानिवृत्ति जज अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है। इनमें से 2 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल है, जो तमिलनाडु के बाहर है, ताकि जांच में कोई पक्षपात न हो। इस आदेश के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। टीवी के पार्टी ने पहले मद्रास हाई कोर्ट के SIT यानी विशेष जांच दल आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब इस मामले में राज्य सरकार और विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौरा शुरू हो गया है। और देखिए, सरकार ने आवारा कुत्तों पर बहुत बड़ा फैसला लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को आदेश दिया है कि वे 31 अक्टूबर 2025 तक आवारा कुत्तों को अपनी एक्शन प्लान मंत्रालय को भेजें। इस प्लान में राज्यों को बताना होगा कि उनके इलाके में कितने आवारा कुत्ते हैं, उनकी संख्या कैसे कम की जाएगी और बाधियाकरण एवं रेबीज का टीकाकरण की स्थिति क्या है। सरकार का बड़ा लक्ष्य है कि 2030 तक पूरे भारत को रेबीज मुक्त बनाया जाए। इसके लिए राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे डिजिटल निगरानी प्रणाली तैयार करें, ताकि हर आवारा कुत्ते का रिकॉर्ड रखा जा सके। साथ ही स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों को भी जिम्मेदारी दी गई है, ताकि वे प्लान के अनुसार कार्रवाई करें। सरकार ने साफ कहा है कि जो राज्य के केंद्र शासित प्रदेश संतोषजनक रिपोर्ट नहीं देगा, उन्हें आवंटित फंड नहीं मिलेगा। यानी केवल योजना बनाना ही काफी नहीं, बल्कि उसे ठीक से लागू करना भी जरूरी है। इस कदम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण हो, लोगों पर हमले और रेबीज जैसी बीमारियों के खतरे को कम किया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर राज्य इस दिशा में सही कदम उठाएंगे तो 2030 तक भारत में रेबीज जैसी गंभीर बीमारी काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। और देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी मंडल मुख्यालयों में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। इन केंद्रों का मकसद है कि दिव्यांग लोग समाज की मुख्य धारा से अलग न हो, उन्हें जीवन में समान अवसर मिले। इस केंद्रों में दिव्यांग लोगों को चिकित्सा, पढ़ाई, मानसिक और रोजगार से जुड़ी मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए यहाँ उन्हें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, काउंसलिंग और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सुविधा दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति एक ही जगह पर अपनी स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की जरूरतें पूरा कर सकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जिन जिलों में पहले से दिव्यांग पुनर्वास केंद्र है, उन्हें और बेहतर और मजबूत मॉडल की तरह बनाया जाए। नए केंद्र को बनाने में प्राथमिकता उन जिलों को दी जाएगी जहां अभी कोई सुविधा नहीं है। अक्सर नई केंद्र को जिला या सरकारी अस्पतालों के परिसर में बनाया जाएगा, ताकि चिकित्सा सुविधाओं के लिए इनका समन्वय आसान हो। इस पहल से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि दिव्यांग लोग समाज में बराबरी का दर्जा पा सके और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में कोई बाधा न आए। मुख्यमंत्री ने इसे सेवा, संवेदना और सम्मान के भाव से दिव्यांग के समग्र सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। इस योजना दिव्यांग लोगों के लिए सिर्फ सुविधा ही नहीं, बल्कि उनके आत्मनिर्भर बनाने और समाज में शामिल होने का अवसर भी देगा।
भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी BTO को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय का एक दल अगले चरण की बातचीत के लिए अमेरिका जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस साल नवंबर तक पहले चरण के समझौते की संभावना है, जिससे भारतीय वस्तुओं पर लगे 50% के भारी शुल्क में कटौती हो सकती है। अगले चरण की वार्ता के लिए भारतीय दल इस सप्ताह अमेरिका के दौरे पर जा रहा है। इससे पहले 27 अगस्त को अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50% शुल्क लगाने की घोषणा की थी। अब तक दोनों देशों के बीच BTO को लेकर 5 चरण की वार्ता हो चुकी है और अब 6ठे चरण की वार्ता होगी। भारत ने अमेरिका से पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने की पेशकश की है और कृषि उत्पादों पर भी चर्चा जारी है। समझौते से भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। यह समझौता दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करेगा और भारतीय निर्यातकों के लिए नए अवसर उत्पन्न करेगा। भारत का एक निजी स्पेस कंपनी गैलेक्सी आई अगले साल दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है, जिसे उन्होंने मिशन दृष्टि नाम दिया है। यह सैटेलाइट 160 किलोग्राम वजन का होगा और इसमें सिंथेटिक अपचर्चर रडार यानी SAR और उच्च रेजुलेशन ऑप्टिकल पेलोड लगे होंगे। इसका मतलब यह है कि यह किसी भी मौसम में लगातार पृथ्वी पर निगरानी कर सकेगा और रियल टाइम डेटा देगा। इस सैटेलाइट की रेजुलेशन 1.5 मीटर होगी, जो सरकारों, रक्षा एजेंसियों और उद्योगों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। इसका इस्तेमाल सीमा निगरानी, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचों की निगरानी, कृषि और बीमा मूल्यांकन जैसी कामों के लिए किया जा सकता है। गैलेक्सी आई के सह संस्थापक और CEO सुयश सिंह का कहना है कि यह परियोजना भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है और इससे देश की अंतरिक्ष क्षमताएं और मजबूत होगी। कंपनी की योजना है कि 2029 तक 8 से 10 ऐसे उपग्रह लॉन्च किए जाएं, जो वैश्विक स्तर पर रियल टाइम पृथ्वी अवलोकन प्रदान करेंगे। यह पहल भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में नई दिशा को दिखाती है, जहां निजी कंपनियां भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों की घोषणा की है, जो देश की न्यायिक व्यवस्था को बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। इन कानूनों को लागू होने के बाद 2027 के बाद दर्ज होने वाली हर FIR में 3 साल के अंदर न्यायिक सुनिश्चित किया जाएगा। 3 नए कानून बनाए हैं, जो ये है भारत न्याय संहिता यानी BNS 2023 में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023। ये कानून पुराने भारतीय दंड संहिता यानी दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। हर नए कानूनों के तहत सुनवाई की सीमा तय की गई है, जैसे आरोप तय करने की समय सीमा 60 दिनों और चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा 90 दिनों तक होगी। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की जांच 2 महीनों के भीतर पूरी करनी होगी। गंभीर अपराधों में अनिवार्य फोरेंसिक जांच और वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा आतंकवाद, भीड़ द्वारा हत्या, संगठित अपराध और डिजिटल अपराधों की पहली बार भारतीय न्याय प्रणाली में परिभाषित किया गया है। फरार आरोपियों के लिए ट्रायल इन अबेसिया की सुविधा भी दी गई है। अमित शाह का कहना है कि इन कानून के लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बन जाएगी। इससे न्याय की प्रक्रिया तेज, सरल और सुलभ होगी और लोगों को समयबद्ध न्याय मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने एक नया अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज। इस अभियान का मकसद राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा के पास मौजूद गंदगी, शौचालयों की पहचान करना और उन्हें साफ सुथरा करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस चैलेंज में भाग लेने के लिए लोगों को NHAI के राजमार्ग यात्रा ऐप पर गंदे शौचालय की फोटो अपलोड करनी होगी। फोटो में जगह का जियो टैग होना जरूरी है। इसके साथ ही अपना नाम, वाहन का नंबर और मोबाइल नंबर देना होगा। अगर रिपोर्ट सही पाया गया तो शिकायतकर्ता के फास्टैग खाते में 1000 रुपया का रिवार्ड सीधे खाते में जमा किया जाएगा। यह रिवार्ड सिर्फ फास्टैग के रिचार्ज के रूप में मिलेगा, नगद में नहीं। यह अभियान 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगा और केवल NHAI के अधिकार क्षेत्र में आने वाले टोल प्लाजा के शौचालयों पर लागू होगा। पेट्रोल पंप या ढाबे के शौचालय इसमें शामिल नहीं है। इस पहल का मकसद शौचालयों की सफाई बनाए रखना और यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। NHAI का कहना है कि इससे राजमार्गों पर सफाई बेहतर होगी और लोग सफाई का ध्यान रखेंगे। गाजियाबाद में डेंगू का संकट बढ़ गया है। अब तक लगभग 200 लोग डेंगू से संक्रमित पाए गए हैं। उनमें से 7 की हालत गंभीर है। स्वास्थ्य विभाग घर घर सर्वे कर रहा है और कई स्थानों पर मच्छर के लार्वे भी मिले हैं, जिससे संक्रमण फैलाने का खतरा और बढ़ गया है। मलेरिया के भी 87 नए मामले सामने आए हैं, जिसे स्वास्थ्य विभाग को डबल मोर्चे पर काम करना पड़ रहा है। नए डेंगू मरीज नंदग्राम और शरदपुर इलाके में मिले हैं, जिनकी रिपोर्ट सरकारी लैब से आई है और उनमें से एक किशोर भी है। 20 से अधिक घरों में मच्छर लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किए गए हैं। उन जगहों पर कीटनाशक छिड़काव का काम तेजी से किया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने जनता को आगाह किया है कि वे पानी को जमा न होने दें, घरों की साफ सफाई अच्छे से रखें, मच्छरदानी इस्तेमाल करें और बुखार जैसी हालतों में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
और वही देखिए मध्य प्रदेश के सावेर में मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा सड़क हादसा हो गया है। सोयाबीन की फसल काटने जा रहे इन मजदूरों में से 16 लोग घायल हो गए हैं, जबकि 2 महिलाएं की मौत हो गई है। यह हादसा उबड़ खाबड़ सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली के असंतुलित होने के कारण हुआ है। गंभीर घायलों को इंदौर के MOIH अस्पताल रेफर किया गया है। और देखिए लोगों में मेंटल हेल्थ की समस्या तेजी से बढ़ रही है और अब अधिकांश मरीज 12 से 30 साल की उम्र के बीच के हैं। डॉक्टर और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पिछले 5 से 6 सालों में ये केस बहुत बढ़ा है, खासकर कोविड के बाद, और ये तेज हुआ है। रिसर्च और क्लिनिक रिपोर्ट्स में दिख रहा है कि जेनजेड यानी 10 से 30 साल की उम्र वाला लगभग आधे से ज्यादा मेंटल हेल्थ से जुड़ी दिखते हैं और बड़े शहरों में एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण बहुत आम हो गए हैं। सोशल मीडिया की वजह से प्रेशर बहुत बढ़ा है। लोग लाइक, व्यू और स्टेटस की दौड़ में फंस जाते हैं। जब पोस्ट पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो निराशा, अकेलापन और कभी कभी आत्महत्या जैसी कदम भी उठा लेते हैं। पढ़ाई, प्रतिस्पर्धा, नौकरी, जॉब का दबाव, परिवार और फाइनेंस की टेंशन और पीयर प्रेशर मिलकर युवा मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं। स्क्रीन टाइम की बढ़ते गेमिंग और मोबाइल की लत से शारीरिक एक्टिविटी कम हो गई है। इससे डिप्रेशन और एंजाइटी और भी गहरे होते जा रहे हैं। कुछ स्टडी में पाया गया है कि बड़े शहरों के 70% युवा एंजाइटी के लक्षण महसूस कर रहे हैं और 60% को डिप्रेशन के संकेत मिल रहे हैं, यानी समस्या सामान्य से बहुत ऊपर जा चुकी है। डॉक्टरों की सलाह है कि हर स्कूल कॉलेज में काउंसलर रखें, शुरुआती लक्षण पर पहचान हो और सही समय पर इलाज किया जा सके। परिवार को बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, सोशल मीडिया का चक्कर छोड़ देना चाहिए। विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि मानसिक समस्या सिर्फ दिमाग का मामला नहीं, इससे बॉडी बीमारियां जैसी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट संबंधी रिस्क भी बढ़ते हैं। इसलिए समय रहते पहचान और इलाज जरूरी है। नियम कानून या बड़े उपायों से पहले छोटे छोटे कदम, स्क्रीन टाइम घटाना, रूटीन में वॉक, एक्सरसाइज, परिवार में खुली बात और स्कूल कॉलेज में काउंसलिंग बहुत असर कर सकते हैं। और वही देखिए दिल्ली में बढ़ता हुआ स्मॉग यानी हवा में फैला हुआ जहरीला धुआं अब सिर्फ सांस लेने की दिक्कत या खांसी जुकाम की वजह नहीं रहा, बल्कि अब लोगों के जोड़ों पर भी बुरा असर डाल रहा है। एम्स और RML अस्पताल के डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि दिल्ली की जहरीली हवा में मौजूद छोटे छोटे कण सूजन पैदा करते हैं। इससे जोड़ों में दर्द, अकड़न और चलने फिरने में परेशानी जैसी दिक्कतें तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि अब जोड़ों की यह परेशानी सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा, युवाओं और चलते फिरते लोगों में भी तेजी से बढ़ रही है। एम्स की डॉक्टर उमा सिंह ने बताया है कि पिछले कुछ समय में ऐसे मरीजों की संख्या काफी बढ़ रही है जिनके परिवार में पहले कभी आर्थराइटिस जैसी बीमारी नहीं थी। यानी अब यह साफ हो चुका है कि प्रदूषण इस बीमारी का नया कारण बन रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग अगर अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह हुए तो आने वाले समय में यह समस्या और खतरनाक रूप ले सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि प्रदूषण के दिनों में ज्यादा देर तक बाहर न रहें, बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहने और घर में पौधे का इस्तेमाल करें और हरी सब्जियां एवं विटामिन से भरपूर भोजन करें ताकि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। अगर किसी को जोड़ों में लगातार दर्द या सूजन या अकड़न महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि शुरुआती इलाज से इस बीमारी को नियंत्रण किया जा सकता है।